नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्वागत करता हूं वास आईएएस चैनल में। मैं नवल किशोर सिंह आज आपसे पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करूंगा, क्योंकि आज 24 अप्रैल है। आज पंचायती राज दिवस भी है। आपने टीवी चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यमों से सुना भी होगा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज दिवस के दिन भारत के सरपंचों से, मुखियाओं से बात की है और कोरोना की महामारी के समय में उन्होंने ग्रामीण भारत के बारे में भी चर्चा की कि ग्रामीण भारत किस तरीके से इस महामारी के दौर में अपनी भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने कुछ कार्यक्रम भी लॉन्च किए हैं, हम उनके संदर्भ में भी आपसे चर्चा करेंगे। हम इस पूरी व्यवस्था के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का भारत में कब से प्रारंभ हुआ, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या क्या चुनौतियां हैं और वर्तमान में किस तरीके की कंडीशंस दिखाई दे रही है पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष। यदि हम पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही ग्रामीण व्यवस्था हर समय बनी रही है और यदि इतिहास के पन्नों पर हम नजर डालें तो चोल साम्राज्य के समय ग्राम पंचायतों का बहुत ज्यादा महत्व था। फिर उसके बाद मध्यकालीन समय में इतना ज्यादा महत्व नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो ग्रामीण शासन प्रशासन है उसका महत्व हर समय ही बना रहा। जब अंग्रेज भारत में आए तो 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय शासन से संबंधित एक प्रस्ताव लाया गया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उसके बाद जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो गांधी जी हर समय ग्राम स्वराज की बात करते थे। उनका मानना था कि शासन प्रशासन की जो बागडोर है वो ग्रामीण भारत के पास होनी चाहिए, क्योंकि जो लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना तभी होगी जब हम ग्रामीण भारत को शासन और प्रशासन में शामिल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन। अब जब जनता का शासन होता है, ऐसे में जनता की भागीदारी अति आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि हम शासन प्रशासन का डिसेंट्रलाइजेशन करें, विकेंद्रीकरण करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर व्यापक चर्चा की और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 जोड़ दिया और यह कहा गया कि राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य का यह कर्तव्य है कि वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए, पंचायतों के लिए काम करे। जैसा कि मूल अधिकार होते हैं, उनमें जो भी काम होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व में राज्य को सिर्फ निर्देश दिया जाता है संविधान के माध्यम से कि आप भविष्य में जब अपनी नीतियां बनाएं तो इन तत्वों को हर समय, निर्देशों को ध्यान में रखें। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 जोड़ दिया। जब देश में हमारी सरकार बनी और हमारा शासन प्रशासन शुरू हुआ तो सन 1952 में, कब? सन 1952 में 2 अक्टूबर को, उस दिन गांधी जी का जन्म दिवस था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। कारण वही था कि किस तरीके से ग्रामीण भारत को शासन से जोड़ा जाए। लेकिन 3-4 साल, 5 साल के अंदर इस कार्यक्रम का कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। परिणाम स्वरूप सन 1957 को
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। किसका? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया और उस समिति ने रिकमेंड किया, साथ ही साथ उसने इसकी प्रॉब्लम्स बताई कि आखिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो सफल क्यों नहीं हुआ। उसका उन्होंने मेन कारण बताया कि जो प्रशासन है और जनता है, उसके बीच में जुड़ाव नहीं हो पाया, अर्थात कम्युनिकेशन गैप है। इसलिए आवश्यक है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की भारत में स्थापना की जाए। इन्हीं की बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन को मानते हुए राजस्थान के नागौर जिले में, किसमें? राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959। कितने अक्टूबर? ये ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसकी रिकमेंडेशन से पंचायती राज व्यवस्था की भारत में शुरुआत हुई और कब शुरुआत हुई और किस जिले में हुई। तो ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। हालांकि आंध्र प्रदेश में पहले से थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन का काम शुरू हो गया था, लेकिन रियल में धरातल पर 2 अक्टूबर 1959 से ये काम शुरू हुआ। उसके बाद 1977 कब? सन 1977 में ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इस किस तरीके से सही है कि नहीं है, सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इस संदर्भ में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। किसका? अशोक मेहता समिति का। और अशोक मेहता समिति ने कहा कि 2 स्तर पर, कितने लेवल पर? 2 लेवल पर पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा एक तो ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत और जिला लेवल पर जिला पंचायत। और इन्होंने कहा कि मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सन 1985 में फिर एक समिति गठित की गई, जेवी के राव समिति। इसको हम राव समिति के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने कहा कि भारत में वास्तविक स्तर पर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है, यह शासन प्रशासन में ग्रामीण भारत को वास्तविक रूप से शामिल करना है, तो आवश्यकता है कि हम 4 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करें। एक तो राज्य स्तर पर, किस स्तर पर? राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और ग्राम के स्तर पर। इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने प्रयास भी किया और 65वां संविधान संशोधन लेके आए। उससे पहले एक और समिति गठित हुई, LM सिंघवी समिति, सन 1986 में। और LM सिंघवी समिति ने ये कहा कि पंचायती राज व्यवस्था तब तक बेहतर तरीके से लागू नहीं हो सकती जब तक कि इसको संवैधानिक दर्जा न दे दिया जाए। सही है? तो इसी LM सिंघवी समिति की रिकमेंडेशन को मानते हुए संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास प्रारंभ हुआ। सही है? साथ ही साथ LM सिंघवी ने यह भी कहा कि हमें न्याय व्यवस्था का भी डिसेंट्रलाइजेशन करने की आवश्यकता है, अर्थात न्याय पंचायत स्थापित करने की भी आवश्यकता है। और जैसा कि बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी उसको इन्होंने भी कहा कि ये व्यवस्था बेहतर है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए आगे सन 1992 में 1992 में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री माननीय राव, सही है, राव ने, नरसिम्हा राव ने संविधान संशोधन लेके आए और 73वां संविधान संशोधन हुआ। और इसी संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को, क्या 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू कर दिया गया और यह कानून बन गया। और
संविधान में एक भाग जोड़ दिया गया, उस भाग का नाम था भाग 9। कौन सा भाग था? 9। और इसके लिए 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16 अनुच्छेद जोड़े गए, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक है। कहां तक है? इस बात को बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंचायती राज जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया और साथ ही साथ किस भाग में। तो ध्यान रखेंगे कि भाग 9 और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ, और ये यदि काउंट करेंगे तो 16 अनुच्छेद होते हैं। तो 16 अनुच्छेद जोड़ेंगे। साथ ही साथ एक अनुसूची भी जोड़िए, 11वीं अनुसूची। और पंचायतों को 29 विषय दिए गए। क्या दिए गए? 29 सब्जेक्ट दिए गए कि आप इन विषयों पर काम कर सकते हैं। जैसे शिक्षा से संबंधित आप काम कर सकते हैं, सामुदायिक विकास से संबंधित काम कर सकते हैं, आप सिंचाई के काम, नाली के काम, जो विकास कार्य है उनको आप कर सकते हैं। इसकी 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम, उसकी हम कुछ विशेषताओं की बात करें तो देखेंगे कि पहला है ग्राम सभा। एक शब्द जोड़ा गया, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? इस बार यूपी के प्रश्न, यूपी अभी जो पीटी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा भी गया कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा का मतलब है कि वो लोग जिनका निर्वाचन सूची में नाम है, किसमें है? निर्वाचन सूची में नाम है, और जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई, वो सभी लोग ग्राम सभा के अंदर। सही है? ध्यान रखिए कि गांव अलग होता है, गांव में सभी लोग शामिल होते हैं, जब ग्राम सभा की बात होगी तो ग्राम सभा का मतलब है कि वो लोग जिनकी 18 वर्ष से उम्र ज्यादा है और साथ ही साथ निर्वाचक सूची में क्या है? नाम है। सही है? और यही लोग क्या करेंगे? वोट डालेंगे, और उनमें से ग्राम पंचायत बनेगी। क्या बनेगी? ग्राम पंचायत बनेगी। और इस ग्राम पंचायत में सरपंच होंगे, पंच होंगे, ये लोग। साथ ही साथ यदि हम ग्राम पंचायत के गठन की बात करें, जिसकी चर्चा आर्टिकल 243A के तहत की गई है। सही है? किसके तहत? आर्टिकल 243A 243A के तहत की गई। सही है? जिसमें पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि जिले स्तर पर जिला पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक या मध्यवर्ती पंचायत, और साथ ही साथ ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। साथ ही साथ एक प्रावधान जोड़ा गया कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, कितनी? 20 लाख से कम है, वहां पर मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। उसके अलावा एक और प्रावधान है जो हम ज्यादातर महत्वपूर्ण प्रावधान जो है उन पर चर्चा आपसे करेंगे। 243D, जिसमें आरक्षण की बात की कि जनसंख्या के अनुपात में इन पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1/3 सीटें क्या होंगी? रिजर्व रहेंगी। क्या रहेंगी? रिजर्व रहेंगी। तो ये आरक्षण धारक नहीं, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायतों में रिजर्वेशन कितना है? 1/3 क्या है? रिजर्वेशन दिया गया है। फिर उसके बाद ये ग्राम पंचायत बन जाती है, और फिर इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल, जब पहली मीटिंग होती है ग्राम पंचायत की, वहां से लेकर के 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल रहता है। हालांकि मान लीजिए कि बीच में ग्राम पंचायत भंग हो जाती है, तो ऐसे में 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन यदि लास्ट के सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सही है? तो ये कार्यकाल की हम बात करें। फिर उसके बाद यदि हम इसकी बात करें कि आखिर कौन लोग हैं जो इस चुनाव में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 योग्यताएं, महत्वपूर्ण योग्यताएं होती हैं।
पहली तो योग्यता ये है कि 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो पंचायतों के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचित होना चाहता है, उसके लिए मिनिमम 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा जो भी कानून बनाए गए, जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, वो पूरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो तो है ही कि निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए। अब ये जो चुनाव व्यवस्था है, चुनाव को करवाएगा कौन? इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा। कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा। इसके जो आयुक्त की, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या प्रमुख या कह सकते हैं आयुक्त की जो नियुक्ति करेगा वो राज्यपाल करेगा। इसके लिए आर्टिकल 243 के है। हाल ही में बहुत सारे एग्जाम हुए, जैसे मध्य प्रदेश का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी ये प्रश्न पूछ लिया गया कि आर्टिकल 243 के क्या है। सही है। इसके अलावा अब यदि हम बात करें कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होती है, वित्त की व्यवस्था कहां से होती है, इसके लिए अपना टैक्स लगा सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर, कितने? प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जो रिकमेंड करेगा कि राज्य सरकार आखिर कितना पैसा दे। साथ ही साथ राज्य की संचित निधि से पैसा दिया जा सकता है। राज्य सरकार चाहे तो इसको पैसा दे सकते हैं। तो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से पैसा, तो 3 सोर्स ज्यादातर होते हैं। फिर केंद्र सरकार भी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से पैसा प्रोवाइड कराती है। एक आर्टिकल भी ध्यान रखना है कि राज्य वित्त आयोग के लिए आर्टिकल 243 आई है। कौन सा? आर्टिकल 243 आई, ध्यान रखें। साथ ही साथ इस बात को और ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने ऊपर विशेषताएं बताई, अर्थात जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, तो उसके लिए आर्टिकल 244, भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 के तहत कुछ शेड्यूल्ड एरिया घोषित किए गए, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। जनजाति ज्यादातर वो क्षेत्र, वहां पर ट्राइब रहते हैं, तो वहां पर ये कानून लागू नहीं, उसके लिए दूसरा कानून बनाया गया, पैसा कानून उसको बोलते हैं। इसके अलावा जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में भी ये कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में, कहां पर? मणिपुर के जो हिल एरिया हैं वहां पर ये कानून लागू नहीं होगा। साथ ही साथ पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भी ये कानून लागू नहीं होता है। तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की हमने आपसे कुछ विशेषताओं की बात की। तो ये विशेषताएं जब से ये कानून बना है बेहतर तरीके से लागू की जा रही हैं। आप देख भी सकते हो जितने भी आज वर्तमान में चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, चाहे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का जो डेवलपमेंट हो रहा है, या ग्रामीण भारत का जो विकास हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था की बहुत ही अहम भूमिका है। सही, चाहे हम वित्तीय समावेशन की बात कर लें, वित्तीय समावेशन का कॉन्सेप्ट जैसे हम बात का मतलब है, वित्तीय समावेशन की बात करें कि जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग अशिक्षित लोग हैं, सभी लोगों को वित्त से जोड़ देना, अर्थात अकाउंट खुलवा देना, बैंकों से जोड़ देना, वित्तीय समावेशन कहलाता है। उसमें पंचायती राज संस्थाओं ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। आपने सुना भी होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बहुत सारे अकाउंट लोगों के खोले, उनमें पंचायती राज ने अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, दलितों को, मतलब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण दिया गया है, उनसे भी उनका क्या हुआ? सशक्तिकरण हुआ है। साथ ही साथ एक और है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में ज्यादातर जैसे राजस्थान के एरिया में देखें तो वहां पर सोशल ऑडिटिंग होती है, सामाजिक अंकेक्षण होता है,
जिसके माध्यम से इन संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेहिता भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इन संस्थाओं में बहुत सारी समस्याएं भी हमें दिखाई देती हैं। जैसे जो मेन समस्या है वो है वित्त की समस्या। कहा भी जाता है कि जो वित्त होता है वो शासन प्रशासन की रक्त धारा होता है। क्या होता है कि जिस तरीके से शरीर में यदि ब्लड नहीं है तो वो सही से काम नहीं कर सकता, उसी तरीके से कोई भी व्यवस्था तब तक बेहतर काम नहीं कर सकती जब तक कि वित्त की व्यवस्था न हो। पंचायती राज व्यवस्थाओं की यही पंचायती राज जो हमारी व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके पास वित्त की व्यवस्था नहीं है। जो टैक्सेस हैं, टैक्स नहीं लगा पाते हैं। ग्राम पंचायतें हैं जितने भी हैं वो बेहतर तरीके से टैक्स नहीं लगा पाती हैं। राज्य वित्त आयोग पर निर्भर रहती है। इसके अलावा राज्य सरकारों या केंद्र सरकार पर ज्यादातर निर्भर रहती है। और हमने आपको ऊपर भी बताया कि राज्य सरकारें विभिन्न कानून बना करके पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो निर्भरता है वो ज्यादातर किस पर निर्भरता हो जाती है? राज्य सरकारों पर हो जाती है। ऐसे में इनके पास वित्त का अभाव रहता है, परिणाम स्वरूप ये विकास कार्य बेहतर तरीके से लागू नहीं कर पाते। इसके अलावा महिलाओं के आरक्षण की हम बात करें तो एक कॉन्सेप्ट है कि उसमें ज्यादातर जो महिलाएं जो प्रधान हो जाती हैं, मुखिया बन जाती है, सरपंच बन जाती है, उसमें ज्यादातर देखा गया है भारत में कि पुरुष ज्यादा काम करते हैं। उसमें नाम दिया जाता है प्रधानपति। कौन सा? कि प्रधान महिला है और पति देव हैं, वो क्या कर रहे हैं? व्यवस्था को चला रहे। परिणाम स्वरूप महिला का रोल जो है वो नहीं हो पाता है और सशक्तिकरण नहीं हो पाता, और महिला सशक्तिकरण बेहतर तरीके से लागू नहीं हो पाता। और सशक्तिकरण का मतलब रहता है कि निर्णय प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना। यदि महिलाएं पंचायत के प्रधान बन गई, सरपंच बन गई, पंच बन गई, लेकिन प्रधानपति जो है वो काम कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था सही। तो ऐसे में हमें आवश्यकता है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए? शिक्षित किया जाए। इसके अलावा एक और समस्या है, वो समस्या है कि जागरूकता का अभाव है। आज भी ग्रामीण भारत में बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है कि ये जो शासन व्यवस्था है पंचायती राज, इसका क्या फायदा हो सकता है। तो राजनीतिक जागरूकता का भी अभाव पाया जाता है। ज्यादातर लोग आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर यहाँ पर पंचायतों पर वोट की खरीद फरोख्त हो जाती है, तो वो सही नहीं। इसके अलावा राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरफेयर अपना करते हैं। तो ये समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं इस तरीके की दिखाई देती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो पहला काम तो ये है कि हम ग्रामीण भारत को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएं। दूसरी चीज, वित्त के लिए बेहतर व्यवस्था करें। साथ ही साथ इसके लिए कि ये अपनी वित्त की किस तरीके से नए नए तरीके से किस तरीके से टैक्स लगा सकें, ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके अलावा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल रूप से कामों को किया जाना चाहिए। हाल ही में आज ही के दिन, आज आपने टीवी पर देखा होगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 योजनाएं प्रारंभ की। ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया गया। कौन सा? ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया गया। इसके तहत क्या होगा कि पूरे गांव की जो भी जानकारी इस पोर्टल पर अवेलेबल होगी। जैसे उस गांव की आबादी क्या है, उस गांव का मैप क्या है,
वहां पर किसका खेत कहाँ कहाँ है, इन सब के बारे में, कितना खर्च होता है, कितना फंड है ग्राम पंचायत के पास, इन सब के बारे में कहाँ होगी, ये डिटेल सब इस पोर्टल पर आपको मौजूद हो जाए। अब ये जो मैपिंग करने के लिए एक और योजना शुरू की है प्रधानमंत्री जी ने, स्वामित्व योजना, जिसके तहत ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक मैपिंग की जाएगी। उस मैपिंग के माध्यम से पूरा किसका खेत कहां पर है, किसका मकान कहां पर है, इन सब के बारे में डेटा अवेलेबल हो जाएगा, जिससे भविष्य में जो ग्रामीण भारत में विवाद उत्पन्न रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा खेती को लेकर के विवाद रहते हैं, तो इस जो भी विवाद है इनको कहीं ना कहीं कम किया जा सकेगा। साथ ही साथ चूंकि सारा जितना भी फंड है, क्या कौन क्या काम करवा रहा है, इन सब के बारे में, कितना फंड खर्च हुआ है, कितना अभी बचा हुआ है, इन सब के बारे में इस पोर्टल पर अवेलेबल होगा। तो ऐसे में पारदर्शिता भी उत्पन्न हो जाएगी। परिणाम स्वरूप एक बेहतर पंचायती राज व्यवस्था होगी। साथ ही साथ आज कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे उनके नाम आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार दिया गया है, सही। इसके अलावा बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिए गए हैं, सही है। तो ये जो है, इस तरीके के पुरस्कार के माध्यम से ग्रामीण जो भारत है, सरपंच है, पंच है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे और बेहतर तरीके से कार्य हो सके। मुझे आशा है कि आज जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है वो आपने ध्यान से सुना होगा, और आपको इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे लिंक के माध्यम से, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। आप भाषा IAS चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, जिससे जो इसका लाभ है वो अन्य विद्यार्थियों को भी मिल सके। आपको अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।